गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं रीजनिंग पर। बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने रीजनिंग में। सबसे आखिरी पॉइंट क्या लिखा था? काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना। हम बातचीत शुरू कर चुके थे काउंटिंग ऑफ फिगर में। एक होमवर्क दिया था मैंने, जितना मुझे याद आ रहा है। कितना आंसर आया है उसमें मुझे बताया आप लोग। कितने स्क्वायर आए हैं? 18, 18। जिन्होंने भी 18 लाए बिल्कुल सही, ईमानदारी से मतलब काम किया है, लेकिन वो सही उत्तर नहीं है। ये लास्ट जो हमने सवाल दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। आइए देखते हैं कि इसमें आंसर क्या आना चाहिए था। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। तो पहले तो ये 14 आया होगा आपके पास। फिर आप लोगों ने अब ये तो समझ लिया होगा कि यहाँ डॉट दिए हुए थे, तो ऐसे भी स्क्वायर बनेंगे। 1 2 3 और 4, ये भी स्क्वायर बनेंगे। लेकिन जो सबसे टिपिकल स्क्वायर थे, जो आपको शायद न दिखे हो, मैं एक बार प्रयास कर रहा हूं। जिन डॉट को मैं अभी जोड़ने वाला हूं, ये दो स्क्वायर स्पेशल बनेंगे। ये दो स्क्वायर स्पेशल बनेंगे। ये बिल्कुल कोई नहीं ढूंढ सकता। मतलब मैं कहूंगा कि आपको पता है तो ही आप उत्तर निकाल सकते हैं। मैं एक अलग चित्र में भी इसको दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे। 18 वाले सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल प्रयास किया है। मतलब ये दो टिपिकल है, और जिनका 20 आया बहुत बढ़िया। ये एक स्क्वायर बनेगा, ये एक स्क्वायर बनेगा, ये दो एक्स्ट्रा स्क्वायर बनेंगे। बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने सबसे पहले देखे थे नंबर ऑफ स्क्वायर। कोई स्ट्रेस मत लीजिए अगर ना भी समझ में आया हो, याद रख लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत रेयरली बनते हैं। और जब भी ऐसे सवाल बने तो चीजों पर जरूर ध्यान दें। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में। रेक्टेंगल, आयत। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आयत किसे कहते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, एल बी। जहां आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हो, समानांतर हो, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, हम इसे कहते हैं कि वो आयत है, रेक्टेंगल है। पर यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि रेक्टेंगल की शर्त है आमने सामने की भुजा का बराबर होना। रेक्टेंगल की कंडीशन है कि आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए, और वर्ग में तो चारों ही साइड बराबर होती हैं। तो आमने सामने भी तो बराबर हुआ, क्योंकि यहां पर केवल आमने सामने बराबर होने पर उसको रेक्टेंगल कह देते हैं। और क्योंकि आज चारों साइड बराबर है, तो आमने सामने की भी बराबर होगी। इसलिए एक बात याद रखना कि जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्ग आयत हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। सभी वर्ग आयत है। सभी वर्ग आयत का मतलब यह हुआ कि अगर हमसे रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो हमें स्क्वायर भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होता है। ये बस ये याद रखना कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल के रूप में काउंट करने पड़ते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। तो जैसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताने हैं रेक्टेंगल 1 2, कुल कितने आयत होंगे यहां पर। कुल कितने रेक्टेंगल होंगे।
अभी पढ़ाया नहीं, फिर भी अगर तुक्का लगाना चाहे तो कितने रेक्टेंगल आप कहेंगे यहां पर? माय गॉड। तो ट्रिक्स पर गौर करेंगे, बहुत कम लोगों को जानकारी है मतलब ट्रिक्स की, इधर ध्यान देंगे सभी लोग, प्लीज फोकस। फर्स्ट नंबरिंग कर देंगे जैसे हमने सीखा था नंबरिंग करना। सॉरी। अगर स्क्वायर निकालने होते तो लास्ट के नंबर का मल्टीप्लाई करते, फिर एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहां सभी नंबरों को जोड़ेंगे, सम करेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 10, 1 into 3 and 3 6 and 4 10, और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into 10 is equal to 100। पिछली ट्रिक से भी ज्यादा इजी ट्रिक सही है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के, तो आप सम करेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का। घबराओ नहीं, मैं काउंट करके भी दिखाऊंगा, वैसे जरूरत नहीं काउंट करने की, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा कि 100 कैसे है, बट ट्रिक्स के माध्यम से आप सॉल्व करेंगे। प्लीज whenever you get the question of number of rectangle, that time apply this tricks। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले इस ट्रिक्स के बेसिस पर, आप आंसर निकालेंगे। आइए मैं काउंट करके दिखा दे रहा हूं 100 कैसे है। तो इतना तो सभी को पता है ना कि भी मैंने काउंट करके आपको दिखाया था लास्ट क्लास में। तो मैंने आपको 30 तो काउंट करके दिखाए थे, 30 काउंट करके दिखाए थे मैंने। अब उसके अलावा ध्यान से देखना, क्या उन 30 में ये काउंट हुआ होगा? 1 ये काउंट नहीं हुआ था, 2 और 3, तो इसमें 3 6 9 12, लेकिन ऐसे भी तो देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 6 9 12, वर्टिकल भी 12, तो टोटल 24। फिर 3 और 1 वाला, 3 और 1 वाला 1, तो 2 4 6 8, यहां पर भी 2 4 6 8 16 16, और एक 4 और 1 वाला देख लो, 1 ये 2 ये 3, हॉरिजॉन्टल 4 है तो वर्टिकल भी 4 होंगे। बस मैं दिखा रहा हूं, एक नजर आप देख लीजिए। फिर 3 और 2 वाला देख लीजिए, 3 और 2, 1 2, तो इसमें 2 है, इसमें 2 होंगे, इसमें 2 होंगे। फिर वैसे ही 12, इधर 6 इधर 6। फिर 4 और 2 वाला, ये देखना कई लोगों को अब शायद ना दिखाई दे, लेकिन अगर आइडिया ले तो 4 और 2 वाला 1 2 और 3, 3 हॉरिजॉन्टल है तो 3 वर्टिकल होंगे, और लास्ट में 4 और 3 वाला, 4 और 3 वाला। ऐसे 2 है तो ऐसे भी आप जोड़ करके देख लो, 40 20 10, तो 40 और 20 60 और 10 70 और 30 100। बट मेरे हिसाब से इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप हमारी ट्रिक्स को लागू कराएं और आंसर निकालें। आइए देखते हैं कितने लोग आंसर निकाल पाते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालने हैं इसमें। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या कुल कितनी है, कुल कितने आयत है आपसे पूछे गए हैं दोनों ही प्रश्नों में। दोनों ही प्रश्नों में आपको बताने हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल, और बिल्कुल वही सेम ट्रिक्स। सॉरी, यहां तो सेम आंसर आएगा, मैं थोड़ा बदल दूं इस सवाल को, 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूं।
अब ट्राई करिएगा पहले और दूसरे में। मैंने सवाल बदल दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले 100 आया होगा जिन्होंने भी पहले सवाल किया होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जोड़ आएगा 15, 15, 15 और 15 इंटू 15, यहाँ 1 2 3, 1 2 3 4, तो यह आया होगा सम यहाँ 6, यहाँ सम आएगा 10, 6 इंटू 10 60। अब थोड़े से एग्जाम में आए हुए सवाल देखते चलिए। एमपीपीसीएस में मध्य प्रदेश में पूछा गया प्रश्न था। एमपीपीसीएस में एक लाली कह रही कि समझ में नहीं आया, मतलब इसमें ऐसा क्या करना है, नंबरिंग करने के बाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सम करना है और अपना आंसर बताना है। फिर यूपीएससी ने एक प्रश्न दिया था, देखना ध्यान से सुनना। यूपीएससी ने थोड़ा चेंज कर दिया था इस बार, 2018 में आया हुआ सवाल है ये। 4 वर्टिकल पैरेलल लाइन, 4 वर्टिकल पैरेलल लाइन, ऐसा डायग्राम नहीं दिया था, ऐसा कहा था उन्होंने। 4 वर्टिकल पैरेलल लाइन, 4 ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं, कट बाय 4 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाओं को, 4 ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं को 4 समांतर क्षैतिज रेखाओं के द्वारा काटा जाता है, तब यहां कुल कितने आयत बनेंगे, ऐसा यूपीएससी ने प्रश्न दिया था। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, आपको बताने हैं कि क्या आंसर आएंगे दोनों प्रश्नों में। दोनों प्रश्नों में तो हमने नंबरिंग कर दी। क्लियर है सभी को आंसर 18 और 36 क्यों आया है, मतलब इस टाइप की चीजों में जब भी बातचीत आए तो इसको ध्यान देना इसी पैटर्न के तहत। लेकिन अगर एक स्मार्ट एग्जामिनर है और उसको लग रहा हो कि सवाल और टिपिकल बनाया जाए तो एक प्रश्न लिखना, एक क्वेश्चन बन लिखिएगा। इन द गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र में, इन द गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन द गिवन डायग्राम डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत है, वर्ग नहीं। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत है, वर्ग नहीं। इन द गिवन डायग्राम डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर ओनली रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत है, वर्ग नहीं, विच आर ओनली रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर। मतलब केवल रेक्टेंगल, जबकि हमारी ट्रिक्स में सब काउंट हो जाता है, रेक्टेंगल स्क्वायर सब। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इधर ध्यान देना, जिन लोगों का उत्तर नहीं आया वे सभी लोग गौर से सुनेंगे। देखो यहां हमने नॉर्मल ट्रिक्स लगाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमने कहा सम 15 है, हमने कहा सम 15 है और 15 इंटू 15 हमने सॉल्व किया तो ये 225 आया। लेकिन 225 में ये सब काउंट हो जाता है, स्क्वायर रेक्टेंगल सब सब। लेकिन इस बार वहां की ओनली रेक्टेंगल होना चाहिए, तो मैंने कहा भाई इसमें कुछ स्क्वायर हैं जो रेक्टेंगल भी कहलाते हैं, उन्हें हमें हटाना है। तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई थी। लास्ट के नंबरों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर, तो ये 55 इसमें स्क्वायर थे। अगर हम इनको माइनस कर दे तो 178 ऐसे स्ट्रक्चर होंगे
जो प्योरली रेक्टेंगल होंगे वो केवल और केवल आयत होंगे, उनका वर्ग से कोई लेना देना नहीं होगा। जो केवल रेक्टेंगल होंगे स्क्वायर नहीं होंगे। तो याद रखना, ओनली रेक्टेंगल जब पूछा जाए तो आपको इस पैटर्न से हल करना चाहिए। अब देखो मैं कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। ओनली रेक्टेंगल, डिटरमाइन द ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत, केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत निकालने हैं। बहुत बढ़िया, बस यही चाहिए। ये वो 91% है लोग। ओंकार, प्रियंका, प्रशांत, बहुत बढ़िया बेटा। कि जैसे जैसे चीजें पता चली हम सीखते रहे। ठीक है, हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें जब पता हुआ तो हमने सीखा, यही जरूरी है। तो आपने कहा कि सर 10 गुना 10, ये 100 तो हो गए रेक्टेंगल, 100 तो हो गए रेक्टेंगल, लेकिन थर्टी उसमें स्क्वायर थे, उन्हें हमने हटा दिया, तो ये ओनली रेक्टेंगल निकल कर आ गए। बहुत बढ़िया। तो सीखते चलेंगे कि ऐसे भी सवाल इसमें बनते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा है, कई बार प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जहां ट्रिक्स आपकी कोई काम न करे, तो आपको काउंट करते आना चाहिए। हम ट्रिक्स के भरोसे जरूर हैं, लेकिन केवल ट्रिक्स के भरोसे ना रहें, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे बनेंगे जहां ट्रिक्स से अलावा भी आपको उत्तर देते रहना चाहिए। यहां कोई ट्रिक्स नहीं लगेगी, आपको बताने हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ऑप्शन दे देता हूं मैं। देखिए कितने लोग आंसर निकाल पाते हैं। कोई बात नहीं, अगर उत्तर ना भी आए, सीखना है हमें कि ऐसी जगह पर हम काउंटिंग कैसे करेंगे। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तो ये आ गए, सभी को दिख रहे हैं। फिर ये दो के जुड़ने से बन रहा है एक, 1 2 3 4। फिर इस पर गौर करना, ये देखना, ये आधा हिस्सा इधर का, 1 2 3 4। फिर ये दोनों जुड़कर इधर वाला पूरा कंप्लीट हिस्सा, 1 2 3 4, और एक कंप्लीट आंसर आएगा 21। आंसर आएगा 21। कोई बात नहीं, जैसे ऐसी चीजों पे स्ट्रेस नहीं लेना है, सीखा कि भी ठीक है ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो ये डाइवर्सिटी, हमें जितना पता होगा उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आते हैं तीसरा, नंबर ऑफ ट्राइंगल, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इसको रिपीट करने ज्यादा बेटर है कि आप इसको बाद में देख लेना फिर से वीडियो में। इसको फिर से देख लेना वीडियो में, आपके पास रिकॉर्डेड है। सबसे बड़ा वेटेज यही तो है आपके पास ऑनलाइन क्लास का। अब इधर ध्यान देना, नंबर ऑफ ट्राइंगल, इसमें सवाल बहुत आते हैं, इसलिए ट्रिक्स भी बहुत सारी मिलेगी। पहली ट्रिक्स जो इसमें बनती है, ऐसे सवाल हम देख रहे हैं इसमें
इधर ध्यान देते चलिएगा सभी लोग। कोई ऐसे सवाल पूछे जाए कभी, कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं। तो पहले चित्र बना लीजिए, फिर मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे सवालों के जवाब हम कैसे निकालेंगे, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इधर ध्यान देना प्लीज। बना लिया है। सबसे पहले तो आप ऐसे सवालों में नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 और इसको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3। तो ये आ गया आपका जोड़, जो भी आया वो आपका आंसर है डायरेक्टली। और मैं 6 काउंट करके दिखा देता हूं कि कैसे काउंट करते हैं, एक आइडिया दिखा देता हूं। आप इस लाइन पर गौर करो, इस लाइन पर 3 ट्राइंगल बनेंगे, 1 फिर 2 फिर 3। फिर इस लाइन पर गौर करो, इस पर 2 ट्राइंगल बनेंगे, 1 और ये 2। इस लाइन पर गौर करो तो इसमें केवल एक ही ट्राइंगल बनेगा। बहुत सिंपल है। आप अगर जब भी ऐसे सवाल देखेंगे तो केवल नंबरिंग कर दिया और उसको जोड़ दिया, 1 + 2 + 3 + 4, यहां 10 ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए जहां बेस लाइन ज्यादा हो, बेस लाइन ज्यादा हो या बेस लाइन ज्यादा यहां हो, 1 + 2 उतनी बेस लाइन का मल्टीप्लाई 1 2 3। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल, अगर हम बातचीत करें नंबर ऑफ ट्राइंगल की, तो ऐसी सिचुएशन में आपको केवल और केवल इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। आप लोगों को अब मैं सवाल दे रहा हूं, इस ट्रिक्स पर सवाल कैसे बने हैं या कैसे बनते हैं। यूपी में एक सवाल आया था इस पर, आपको बताने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या। नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको बताने हैं इसमें। नंबर ऑफ ट्राइंगल दोनों प्रश्नों में सॉल्व करिए। बेस लाइन वाला तो बहुत इजी है, कितनी बेस लाइन है बस उतने का मल्टीप्लाई, कितनी बेस लाइन है उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस पर 6 ट्राइंगल बनेंगे, तो इस बेस लाइन पर भी तो 6 ट्राइंगल बनेंगे। वैसे ही 3 बेस लाइन है। बेस लाइन बहुत इजी है, सोचना ही नहीं है। बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल ऐसे सवालों, मेघा 22 और 38, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया जिन लोगों ने आंसर निकाल लिए। जिन नहीं निकाले वो इधर ध्यान दें। आप इस सेगमेंट पर गौर करिए, जो सेगमेंट है। अब आपको पता है कि यहां पर ट्राइंगल 1 2 3, दैट मीन्स 6 ट्राइंगल यहां होंगे। यहां पर भी तो 6 ट्राइंगल होंगे फिर, और यहां पर भी
6 ट्रायंगल होंगे, 18 ट्रायंगल तो बाहर होंगे। अंदर वाले में दोनों को जोड़ दिया तो 3 ट्रायंगल आएंगे। दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि वही ट्रिक्स थी, या 2 छोटे और ये वाला एक ट्रायंगल, तो अंदर 3 ट्रायंगल होंगे और सबसे बड़ा ट्रायंगल जिसके कारण पूरा डायग्राम बना, जिसके कारण पूरा डायग्राम बना। अब ऐसे ही इस पैटर्न पर आओ, यहां गौर करो, तो आप कहेंगे कि सर इसमें भी 6 होंगे, तो 6, यहां पर भी 6 ट्रायंगल होंगे, 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 और यहां पर भी। तो हम कहेंगे 6 इंटू 6 36, और 2 ट्रायंगल जो बड़े हैं जिसके कारण पूरा डायग्राम बना है, 1 और ये 2, जिसके कारण पूरा डायग्राम बना है। फिर से कुछ और प्रैक्टिस करते हैं अभी इसी ट्रिक्स पर, जो अभी मैंने आपको बताया, इसी ट्रिक्स पर एक और सवाल। नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछे गए हैं इसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं दोनों ही प्रश्नों में। कितने ट्रायंगल होंगे? यहां पर एक लाइन पूरी जुड़ रही है, लेकिन यहां कोई लाइन कॉमन नहीं है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या, दोनों ही प्रश्नों में। तो इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज, कोई बात नहीं, जिनका आंसर नहीं आया वे लोग भी और जिनका आ गया वे लोग भी। कई लोगों ने गलत उत्तर निकाला है पहले में। देखो ये तो आपको सभी को दिख रहा होगा कि सर यहां पर ये 4 होने के कारण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 20 ट्रायंगल तो दिख रहे होंगे ना सभी को। बट यहां जरा गौर से देखना, यहां गौर से देखना एक चीज, ये जो बीच वाली लाइन जुड़ गई ना, इसके कारण एक बड़ा ट्रायंगल ऐसा बनेगा। देख पा रहे हैं सभी लोग? ऐसा। फिर एक और ट्रायंगल ऐसा बनेगा, 2 ट्रायंगल। फिर 2 ट्रायंगल इधर के साइड भी तो बनेंगे, ये वाला और ये वाला। टोटल 24 ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, 24 ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे बीच में जुड़ने के कारण, बीच में जुड़ने के कारण। और ये तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 25 ट्रायंगल। यहां कुछ सोचना ही नहीं, यहां कुछ एक्स्ट्रा बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई लाइन एक दूसरे से जुड़ नहीं रही है। तो पहली ट्रिक्स में ऐसे सवाल बनते हैं और आए हैं ये सवाल, इसमें से कई सवाल आए हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ये जो सवाल हमने प्रैक्टिस करवाए हैं, इसमें कोई शीट वीट नहीं दूंगा मैं, उसका कारण ये कि इसमें सारा केस आपके कंसेप्ट और किस्मत पर है कि ऐसा सवाल आ जाए जो आपने पढ़ा हो। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत प्रैक्टिस भी कर ले तो भी गारंटी कुछ नहीं। जो ट्रिक्स बता रहे हैं उसी के बेसिस पर आपको सवाल अगर आते हैं तो उत्तर निकलेंगे। अब इसमें एक और चीज ध्यान देना सभी लोग, ये पहली ट्रिक्स थी। अब हम दूसरी ट्रिक्स पर आ रहे हैं, ऐसे सवाल, ऐसे सवाल पर गौर करना।
ऐसे सवाल जहां ट्राइंगल के बीच में ट्राइंगल, ट्राइंगल के बीच में ट्राइंगल, मतलब एक के अंदर एक ऐसे कई ट्राइंगल बन जाते हैं, ऐसे सवालों की बात कर रहे हैं। अब इधर ध्यान देना, कैसे सॉल्व करेंगे कि कितने ट्राइंगल है, प्लीज सभी लोग इस पर गौर करेंगे। ये तो आप सभी को दिख रहा है ना कि भाई ये पहले एक ट्राइंगल था, इस पर गौर करो जो येलो कलर में बना रहा हूं, ये पहले एक ट्राइंगल था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके मिड पॉइंट को जोड़ा, मिड पॉइंट को जोड़ा, तो बाहरी ट्राइंगल जो है वो तीन छोटे ट्राइंगल में बदल गया, एक, दो और तीन। अंदर वाला नहीं, बाहरी ट्राइंगल, ये बाहरी ट्राइंगल, ये तीन और एक बड़ा ट्राइंगल, मतलब वो चार में बदल जाता है, फोर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आप इसके मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये जो आउटर ट्राइंगल होगा ये फोर ट्राइंगल में बदल जाता है। बस इतना याद रखो कि whenever we join the midpoint of triangle and form inner triangle, then outer triangle change into four small triangle या फोर ट्राइंगल्स। जब भी हम किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो बाहरी त्रिभुज चार त्रिभुज के रूप में गिना जाता है। तो देखो पहली ट्रिक्स के अनुसार फोर, यहां पर फोर, यहां फोर, यहां फोर, लेकिन ये आंतरिक जो ट्राइंगल है इसको नहीं ब्रेक किया तो वो एक ही काउंट होगा। तो फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर और लास्ट वाला वन, हम कहेंगे कि यह 17 ट्राइंगल होंगे। बहुत ही सिंपल वाला है, बहुत ही सिंपल वाला है। चेहरे मत भयानक करो, अभी मैं एक और सवाल दे रहा हूं और दो तीन सवाल हल करेंगे, एक से ही थोड़ी जीवन यापन होने वाला है। बस आप सीखने पर ज्यादा गौर करो, तनाव ना लो, चीजों को सीखो कि ठीक है अब हम भी। बताओ कितने ट्राइंगल हैं। बहुत बढ़िया, 80% से ज्यादा है कि मुझे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मैं सही तरीके से समझा पाया हूं आपको। तो ये फोर, ये फोर, ये फोर और लास्ट वाला वन, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो 13 ही ट्राइंगल होंगे, 13 ही ट्राइंगल होंगे। एक और ट्राई करते हैं अभी, एक और ट्राई करते हैं। बताओ कुल कितने ट्राइंगल होंगे इस बार। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे कि सर इसमें फोर हुए, इसमें फोर और इसमें सिक्स, तो फोर फोर सिक्स, सिक्स क्यों? क्योंकि ये तो हमारी पहली ट्रिक्स वाला ही है। बहुत ही बढ़िया। तो ये है दूसरी ट्रिक्स जहां ट्राइंगल में सवाल आते हैं। तीसरी ट्रिक्स थोड़ी सी कठिन है, बनाइएगा जरा हमारे साथ डायग्राम। तीसरी ट्रिक्स,
ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं, इस टाइप के कहीं डायग्राम आ जाते हैं, तो इसको 3 तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो सिंपल तरीका बताना चाह रहा हूँ, जिससे आप आसानी से आंसर निकाल पाएँगे और वो सिंपल तरीका है 2x minus 5. There x means number of segment, जहां x का मतलब है खंडों की संख्या, कि कुल कितने सेगमेंट है, कुल कितने खंड है। नंबर ऑफ सेगमेंट, खंडों की संख्या। अब इधर ध्यान देना, पहला सवाल मैं हल कर रहा हूं, अगले से आप ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये खंड के रूप में काउंट होगा। 11 12 13 14 सेगमेंट के रूप में तो काउंट होगा ही। तो यहां पर ये 5 मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा है ताकि उत्तर लाया जा सके। तो पहले में आंसर आएगा 23। आप बताइए अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। दूसरे में उत्तर क्या आएगा? 25 27 29। दूसरे का आंसर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ सेगमेंट के बेसिस पर क्या आंसर आएगा? टू एक्स माइनस 5 वाला फार्मूला लगा दीजिए बस। जब भी इस टाइप के सवाल आपकी लाइफ में आए तो आप केवल और केवल 2x माइनस 5, एक्स मतलब कुल कितने सेगमेंट है, जैसे यहां देख लो। यहां आप चीजों को देखते चलो, 10 11 12 13 14 15 16। तो 2 इंटू 16 माइनस 5, 32 माइनस 5 27। ऐसे सवालों में आप 2x माइनस 5 का पैटर्न अपनाएं, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, हर सवाल का जवाब ट्रिक से आ जाए जरूरी नहीं है। तो कुछ जगह पर हम कुछ बेसिक डायग्राम याद कर लेते हैं, क्योंकि जब भी एग्जामिनर एक बड़े डायग्राम का निर्माण करता है तो छोटे छोटे डायग्रामों को जोड़कर ही, छोटे छोटे चित्रों को जोड़कर ही, जैसे इस डायग्राम, 3 डायग्रामों को अगर आप याद कर ले तो कई बार आपको सवाल डायरेक्टली स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे सवालों में जितने सेगमेंट होते हैं उसके नंबर ऑफ ट्राइंगल जस्ट डबल होते हैं। तो इसमें 8 ट्राइंगल होंगे, इसमें अगर आप नंबरों को देखेंगे तो इसमें 12 ट्राइंगल होंगे, जस्ट डबल। जितने सेगमेंट हैं उसके जस्ट डबल हो जाएंगे। शमीन, मैंने कहा था कि ये सेगमेंट लेने, सेगमेंट, मैंने छोटे ट्राइंगल वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने सेगमेंट वर्ड यूज किया है। तो ऐसे सवालों में इसको याद करना है, ये याद करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें सवाल आपको ऐसे बनाए जाएंगे कि जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी इन याद किए हुए नंबरों की, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इसको देख लो, ऐसा सवाल 2008 में यूपीएससी ने पूछा था, तो अब हमें याद था, तो हमारी स्पीड कैसे बढ़ जाएगी इससे? अब हमें पता है कि इस एक सेगमेंट में नंबर ऑफ ट्राइंगल 8, 8 और 8 पर दो डायग्राम के जुड़ने से 1 2 3 कुछ बड़े ट्राइंगल ऐसे बनेंगे जो पहले नहीं बन रहे थे। बस इससे हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, इससे आंसर निकालने में टाइम थोड़ा कम लगेगा और सही आंसर की चांसेस ज्यादा हो जाए। आप बताइए अगर आपको हमारी ये बात समझ में आई हो। आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल।
इस डायग्राम में कुल कितने ट्राइंगल होंगे? बताएं। आइए देखना फिर ऐसे सवालों में हम किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले तो आपको ये आइडिया लग गया है कि सर इसमें 8 होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें 8, तो 24 तो होंगे। 1 2 3 4 और इस बार एक ट्राइंगल बड़ा भी तो बन रहा है। ये ट्राइंगल भी तो देखना चाहिए था आपने। एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल और बनेगा, आंसर आना चाहिए था 29। कोई बात नहीं, आप नजदीक तक पहुंचे होंगे तो भी आप ये सीखिए कि कैसे आंसर निकालेंगे। फिर से एक सवाल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आपको बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल इस दिए गए डायग्राम में कुल कितने ट्राइंगल होंगे, त्रिभुजों की संख्या। बताएं। ऐसे सवालों में बिल्कुल आपको केवल एक मदद मिल जाती है। तो जैसे हम कहेंगे कि ये वाले एक हिस्से में 8 ट्राइंगल हमने पढ़े हैं, तो 32 तो ये हो गए, बट इसके अलावा 1, इस पर गौर करना, 1, इसके उल्टा 2, फिर 3, फिर बॉर्डर पर 1 2 3 और 4 ट्राइंगल 1 2 3, कुल 44 ट्राइंगल होंगे। कोई घबराना नहीं कि हमें नहीं आया या हम नहीं निकाल पाए। भाई कई लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें सीखना है कि ऐसे आंसर हम दे सकते थे। बस एक दो सवाल बचे तो यहां खत्म कर देंगे इस चैप्टर को हम लोग। तो कभी कभी सवाल इस पैटर्न के भी आते हैं। कुल कितने ट्राइंगल होंगे?
और कभी कभी एग्जामिनर 3 डायमेंशनल डायग्राम भी देने लगा है। तो मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूं, मतलब इससे घबराना नहीं, बस एक आइडिया रहे कि ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। इधर देख लीजिए, इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से उत्तर आना चाहिए, और याद कर लो तो ज्यादा बेटर है ऐसे सवाल। 1 2 3 4 5, 5 तो छोटे ट्राइंगल है, बट हर एक डॉट को ध्यान से देखना, हर एक डॉट को। 5 बड़े ट्राइंगल वहां आएंगे। तो 10 ट्राइंगल होते हैं, ये याद रखो। लेकिन कुछ मैं ओरिजिनल सवाल यूपीएससी का भी दिखाऊंगा, लेकिन एक आइडिया लो इस पे। देखो ये कैसा सवाल है, थोड़ा मंदिर वंदिर अगर कभी देखा हो तो आप देखोगे कि मान लीजिए ये एक जैसे मोबाइल है, चतुर्भुज टाइप का है, तो ऊपर एक पॉइंट सोचो, इमेजिन करो कि ऊपर एक पॉइंट है, फिर यहां से एक ऐसी लाइनें जोड़ी गई ताकि एक ट्राइंगल बन सके। जैसे मंदिर का टॉप होता है ना, ऐसे ट्राइंगल, फिर एक ट्राइंगल, फिर एक ट्राइंगल, फिर एक ट्राइंगल। तो ऐसे ट्राइंगल बनाए जा रहे हैं, ऐसे ट्राइंगल, फिर ऐसे ट्राइंगल बनाए जा रहे हैं। तो यहां देखना, ये 4 ट्राइंगल है ऊपर, नीचे भी वैसे ही 4 ट्राइंगल बनाए गए हैं। अगर इमेजिनेशन हो तो बढ़िया, नहीं तो तनाव मत लेना। फिर यहां देखना, यहां हर एक साइड को 2 भागों में बांटा है, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। तो 2 यहां पर बनेंगे, 2 यहां पर बनेंगे, 2 पीछे वाली साइड में बनेंगे। तो बीच में 8 ट्राइंगल बनेंगे, कुल 16 ट्राइंगल यहां रहेंगे। ऊपर 4, नीचे 4, बीच में 8। स्ट्रेस मत लेना, अगर ना भी समझ में आए, मैं आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर चीजें दिख जाए तो। ये देखना, ये देख लो, ये मंदिर, और ये इस तरीके से जोड़ा जाए तो आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल दिखाइए, ये ट्राइंगल बनता हुआ, कुछ वैसा ही ट्राइंगल इस ओर भी दिखाई देगा। फिर इसी को ऐसे भी जोड़ा जाए तो एक और ट्राइंगल यहाँ, इसी तरीके से एक और ट्राइंगल यहाँ पर। कोई घबराओ नहीं, मैं आपको इसलिए सवाल दिखा रहा हूं क्योंकि ऐसा सवाल लेटेस्ट में आया है, मतलब 2018 में, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सवाल दिखाऊं। भले ही कठिन सवाल है, लेकिन अगर छिपाऊंगा तो इसका मतलब रहेगा कि कल के दिन आपको तकलीफ आ सकती है और प्रॉब्लम हो सकता है। आप कहेंगे कि सर ऐसा सवाल तो आपने दिखाया नहीं। तो मैं एक बार बस आपको दिखा दे रहा हूं, आइडिया रखिए बस। आइए देखना, यूपीएससी का 2018 का प्रश्न क्या था। पहला ही प्रश्न यूपीएससी ने भयानक पूछ लिया था, ये देख लीजिए। कठिन सवाल नहीं है, लेकिन अगर आपको सच में चीजें देखते आती है तो उत्तर देखना कैसे निकालूंगा मैं। ये ध्यान से देखेंगे सभी लोग, बस ध्यान से देखो। अभी ये पेंटागन है, पेंटागन। इस पेंटागन में ये ऊपर की ओर पहला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, ये तीसरा ट्राइंगल, उधर के साइड 2, तो ऊपर 5 ट्राइंगल थे। ऐसे नीचे 5 ट्राइंगल, और ये देखना, ये एक साइड है, एक पूरी सतह है जिसको बीच में से कट करके 2 ट्राइंगल बनाए गए। ये पूरी एक सतह है जिसे बीच में से कट करके 2 ट्राइंगल बनाए गए। तो ऐसे बीच में 10 ट्राइंगल। अब इसकी एक ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। 3 डायमेंशनल में अगर ये चतुर्भुज वाला हुआ तो एक्स, ये फार्मूला इसका 4x। एक्स मतलब कितनी भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज हुआ तो 16, पंचभुज हुआ तो 4 × 5, अगर षटभुज हुआ तो 24। समझ में ना आए तो स्ट्रेस मत लेना, छोड़ देना फिर उसे, और क्या कर सकते हैं। पर इजी सवाल था, मतलब कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था 3 डायमेंशनल में। अब एक आखिरी सवाल, मेरे हिसाब से इतने कठिन प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर को लगता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति बहुत ही बुद्धिजीवी है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों के जीवन में दुख कितना है। तो मुझे यदि पेपर बनाने का मौका मिले तो मैं ना ट्राइंगल पूछूं ना स्क्वायर, बल्कि मैं पूछूंगा नंबर ऑफ लाइंस, कुल रेखाओं की संख्या।
कुल कितनी लाइनें हैं यहां पर, करिए काउंट। नंबर ऑफ लाइंस, रेखाओं की संख्या, ना ट्राइंगल, ना स्क्वायर, ना रेक्टेंगल, केवल नंबर ऑफ लाइंस। बताइए, 22, 30, 13, 19, 20, 17, 26, 15। एक लाल कह रहा है केवल 2 ही लाइन है। अरे ये तो बहुत भयानक हुआ। तो ऐसे सवालों में आपको पहले मैं लाइंस का कंसेप्ट बता दूं। लाइन किसे कहते हैं? लाइन कहते हैं दो बिंदुओं से जुड़ने वाली, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले खंड को। अगर एक पंक्ति में कई सारे बिंदु हो तो भी वह एक ही लाइन होती है। वन, ये केवल अभी यहां पर 2 ही लाइनें गिननी चाहिए। फिर ये 1, 2, 3। फिर इधर गौर करना, ये लाइन यहां तक जानी चाहिए थी, यहां तक। 1, 2, 3, और ये छोटी छोटी 4 लाइनें। इस डायग्राम में केवल 13 लाइनें हैं। केवल 13 लाइनें। बताइए कितने लोग अब उत्तर सही तरीके से बता सकते हैं? कुल कितनी लाइनें हैं यहां पर? नंबर ऑफ लाइन्स, बहुत ही बढ़िया। 1, 2, 3, 4। क्या बात है, बहुत अद्भुत। तो इतनी डाइवर्सिटी के सवाल इसमें आते हैं, इतनी वैरायटीज के सवाल इसमें आते हैं, तो यहां खत्म होता है काउंटिंग ऑफ फिगर। कल हम देखेंगे नया टॉपिक। तेजी से कॉपियां बदलिए और लिखिए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मैथ्स। आई थिंक हमने यूनिट डिजिट कंसेप्ट को पढ़ा होगा। इकाई अंक के प्रश्न में केवल इकाई अंक का महत्व होता है। ठीक है, आइए दूसरा कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। थोड़ा ध्यान से सुनना। इस दुनिया में जो नंबर्स है वो भी कई प्रकार के वर्गीकृत है, कई रूपों में बांटे गए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। 2 पेज लगेंगे इसमें। एक पेज पर हम टेबल बनाएंगे और दूसरी पेज पर उनकी डेफिनेशन लिखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज्यादा। वैसे तो नंबर अपने आप में इमेजिनेशन है, संख्या अपने आप में कल्पना है। इस दुनिया में जितने भी नंबर देखे आप लोगों ने, सुने हैं, उन सभी को गणित वाले लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये संख्याएं दुनिया में जितनी मिलती है वो 2 भागों में बांटी जाती है। एक कहलाती है रियल नंबर और एक कहलाती है इमेजिनरी नंबर। एक कहलाती है वास्तविक संख्याएं और एक कहलाती है काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो एक तरफ टेबल, दूसरी तरफ परिभाषा। तो परिभाषा लिख रहे हैं हम इमेजिनरी नंबर की, काल्पनिक संख्याओं की लिखेंगे। मतलब संख्याएं अपने आप में कल्पना है, लेकिन उसमें भी कल्पना में कल्पना है।
लिखेंगे इमेजनरी नंबर दूसरे पेज पर। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, लिखेंगे परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, हिंदी वाले लिख लीजिए, फिर अंग्रेजी में बोल रहा हूं। ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, सच नंबर्स विच कांट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, सच नंबर्स विच कांट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन्स, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता और दर्शाया नहीं जा सकता क्योंकि इनका वास्तविक मान ज्ञात नहीं है, बिकॉज इट्स रियल वैल्यू इज अननोन, क्योंकि उनका वास्तविक मान ज्ञात नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू, रियल वैल्यू इज अननोन। एक और परिभाषा लिखना, या ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल में ऋणात्मक चिन्ह होता है, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल में ऋणात्मक चिन्ह होता है, सच नंबर्स विच अंडर रूट वैल्यू हैव नेगेटिव साइन, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल में ऋणात्मक चिन्ह होता है, such numbers which have negative sign in under root is called imaginary number, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल में ऋणात्मक चिन्ह होता है, समझना प्लीज सभी लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। जब कोई हमसे कहता है कि अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 जब बाहर आता है ना, तो वो प्लस माइनस 2 होता है, क्योंकि प्लस 2 इंटू प्लस 2 प्लस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 होता है। लेकिन अंडर रूट -4 बाहर क्या आएगा, ये आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि सेम नंबर जब होंगे तो वह सेम नंबर से एक व्यक्ति बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस साइन का बाहर क्या आएगा, ये आज तक सुपर कंप्यूटर नहीं बता पाए। ये आज तक सुपर कंप्यूटर नहीं बता पाया। तो ऐसे नंबर्स जो दुनिया में -1, -2, -3, -4, ऐसे नंबरों की वैल्यू ही नहीं पता, तो एक नंबर लाइन होती है जिसमें बीच में 0 होता है, इधर +1, +2, +3 होता है, -1, -2, -3 होता है। ऐसी नंबर लाइन पर हम इनको नहीं दर्शा सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने हैं। तो इस दुनिया में ऐसे नंबर जिनके अंडर रूट में नेगेटिव साइन होता है, उन्हें कहा जाता है इमेजनरी नंबर। आज तक नहीं पता कि यह नंबर किसके होंगे, मतलब कौन से होंगे। अब लिखना इमेजनरी नंबर के बाद रियल नंबर। अब परिभाषा लिखना वास्तविक संख्याओं की। काल्पनिक संख्याओं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ऑल नंबर अदर देन इमेजनरी नंबर, ऑल नंबर अदर देन इमेजनरी नंबर इज कॉल्ड सच नंबर्स, ऐसी संख्याएं या काल्पनिक संख्या के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑल नंबर अदर देन इमेजनरी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है,
जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब इधर ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज। वास्तविक संख्या मतलब उसको छोड़ दो, बाकी सब वास्तविक है। 2/3, 3/4, 7, 11, -15, √3, √4, √6, √5, सब -20, -40, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि ये कितने के बराबर हो। तब इस दुनिया में जितने भी रियल नंबर हैं, उन रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया। इनका नाम रखा गया परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, पूरी क्लास 7 आती है इसमें। और एक का नाम रखा गया अपरिमेय संख्याएं, इरैशनल नंबर। मतलब नंबरों के परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से रियल नंबर पर है। उसके दो बच्चे हैं, एक का नाम है रैशनल और एक का नाम है इरैशनल। एक का नाम है परिमेय संख्या और एक का नाम है अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या, रैशनल और इरैशनल। पहले हम इरैशनल को खत्म करते हैं, वो बिल्कुल अपने चाचा के जैसा ही है, मतलब विवाह नहीं किया है, परिवार की जिम्मेदारी उस पर नहीं है। पहले परिभाषा लिखना, परिभाषा किसकी परिभाषा लिख रहे हैं अब हम लोग? अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर। ध्यान से सुनना इसे प्लीज। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, सच नंबर विच कांट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, सच नंबर विच कांट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इट्स कॉल्ड इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहलाती। या एक और परिभाषा, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के पश्चात न तो पुनरावृत्त होती हैं, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के पश्चात न तो पुनरावृत्त होती है न समाप्त होती हैं। सच नंबर विच कांट रिपीट और नॉन टर्मिनेट, सच नंबर विच नॉन रिपीटेटिव एंड नॉन टर्मिनेटिव आफ्टर डेसिमल। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के पश्चात न तो पुनरावृत्त होती है न समाप्त होती है। थोड़ा ध्यान से, और कठिन कंसेप्ट है लेकिन इजीली समझने की कोशिश करना प्लीज। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। देखो दशमलव के बाद अगर कोई 0.02 लिखे तो हम लोग इसको लिखते हैं कि 2, और क्योंकि 2 बार आया है इसलिए 2 0 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/50, मतलब p/q के रूप में हम इसको बदल सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। दशमलव के बाद यदि 0.33333333 आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि इसे 9 ही डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि 9 के अंदर ये खूबसूरती है कि वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट कराता है, तो मैं उसको 1/3 लिख सकता हूं। या फिर दशमलव के बाद 437 437 437 437 आ जाए तो मैं इसको लिखूंगा कि देखो भाई ये है 437 999 437 999। तो 999 इसलिए क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 999 2 डिजिट रिपीट, एक होगा तो 1 9, 0.41414141, तो फिर 999 डिवाइड करता है। आप इसको कैलकुलेटर में भी देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये नियम होता है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने, जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उतने 9 डिवाइड करते। जैसे देखो 41 डिवाइड बाय 99, 414141, ये नियम है। तो अगर दशमलव के बाद नंबर रिपीट, नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नंबर जैसे मान लो कि टर्मिनेट हो गया ये, तो हम लिखेंगे 437 बाय 100 ने डिवाइड किया। और दशमलव के बाद मान लो कि रिपीटेशन हो रहा है लगातार इनफाइनाइट टाइम, तो हम इसे कहते हैं कि भाई इसे 999 ने डिवाइड किया। तो ऐसे नंबरों को लाल लालियों हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं।
लेकिन कुछ नंबर इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो रिपीट भी नहीं होते और समाप्त भी नहीं होते हैं, और वो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, कभी उनका अंत ही नहीं होता। तो ऐसे महान नंबरों को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हम इन्हें पी बटे क्यू के रूप में कभी लिख नहीं सकते। ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद अंत नहीं होता, ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होते, पैटर्न रिपीट नहीं होता, उन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद कभी समाप्त नहीं होंगे, 734134 843173 4171 चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं रिपीटेशन का। जैसे अंडर रूट टू 1.41374139 4143747834 चलता ही रहता है। अंडर रूट थ्री 1.732438417784 चल ही रहा है। पाई की वैल्यू आप लोगों ने सुनी होगी, 3.1473814237 चल ही रहा है अनंत तक, मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इसका एंड कहां पर है। ऐसे नंबरों को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जिनका कोई अंत ही नहीं है, दशमलव के बाद ना पुनरावृत्ति है, ना कहीं कोई अंत है, चलते ही चला जा रहा है। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटेटिव नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहलाता है। अरे समझ में आया है? ऐसे नंबरों को इर्रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या। बड़ा साधारण सा जीवन है, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते कभी, उन्हें कहा जाता है अपरिमेय संख्या। उदाहरण कौन कौन लिखोगे? अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सेवन, पाई। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर 22/7 पाई को तो लिखते हैं, ये पाई का वास्तविक मान नहीं है। ध्यान से सुन लो, पाई की ओरिजिनल वैल्यू 22/7 नहीं है, वो नजदीकी मान है। मतलब जिंदगी के 20-22 साल बीतने के बाद आपको पता चल रहा है कि 22/7 पाई का नजदीकी मान है, ओरिजिनल मान नहीं है। वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। बस इतना याद रखना, जो दशमलव के बाद कभी खत्म ना हो या फिर जो रिपीट भी ना हो, वो अपरिमेय संख्या है। देखिए जरा कितने लोग समझ पाए हैं। विच वन नंबर इज इरेशनल नंबर? कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? कौन सा इरेशनल नंबर है? कौन सी अपरिमेय संख्या है? भयानक। लाल लालियो, इसका तो दशमलव के बाद अंत हो गया ना। मैंने लिखवाया अंत नहीं होना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए, अनंत बार होना चाहिए, अनंत बार। तो ये तो हो ही नहीं सकता। और यहां तो रिपीटेशन आ गया ना, 7 7 7 आ गया है, तो रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए था। और यहां भी गौर करो, 2319847, 2319847, 2319847 अनंत बार वो रिपीट हो रहा है। लेकिन इस नंबर में ना तो रिपीटेशन है, ना ही अंत है, और ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। एक बार फिर देखते हैं। कौन सा नंबर इरेशनल है, अपरिमेय है?
क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। इतनी मेहनत के बाद मुझे फिर खुशी मिलती है कि चलो समझा दिया मैंने आप लोगों को कि इर्रेशनल कौन होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। ये तो कभी इर्रेशनल होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू आ गई ना, प्लस माइनस 2, खत्म हो गया, तो 2.0 खत्म हो गया। और यहां तो एंड हो गया, ये हो नहीं सकता। और यहां रिपीटेशन है, यहां रिपीटेशन है, ये हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया। अब लिखना रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। इर्रेशनल जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो लिखो इर्रेशनल। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, सच नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में दर्शाया जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में दर्शाया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बहुत सिंपल, जो p बटे q के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने पढ़ा कि इस दुनिया में सभी नंबरों को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल और इमेजनरी। इमेजनरी मतलब अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो हम नहीं बता सकते। रियल दो टाइप के होते हैं। रियल मतलब सब कुछ, इसको छोड़कर। फिर ये दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल जो कि अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, पाई, या दशमलव के बाद जिनका कोई अंत ना हो और रिपीट ना हो। और रेशनल मतलब जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में हम दर्शा सकते हैं। इसमें सब आ गए, -2, -3, क्योंकि 2/1, -3/1, 4/1, 5/1, 7/3, 8/5, 5/8, ये सब आ गए इसके अंदर। तो ये जो नंबर है जिनको रेशनल कह रहे हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है पूर्णांक, इंटीजर, और एक कहलाता है भिन्न, फ्रैक्शन। एक कहलाता है पूर्णांक और एक कहलाता है फ्रैक्शन। टेबल पर आइए, टेबल में, और टेबल में लिखिए पूर्णांक और भिन्न। तो फ्रैक्शन और पूर्णांक किसे कहते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़े से डाउट देख लेते हैं, कुछ लोगों के डाउट आए हैं। इसको रिवाइज करते चलना प्लीज, जितना रिवीजन होगा उतना ही चीजें बेटर होती जाएगी। बस 1 सेकंड। बताओ कार्तिक,